हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके। तो ये आपका मैराथन क्लास है, तो आप सब पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप जूनियर असिस्टेंट, एजीटी या आरओ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल जीके आता है, तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैराथन क्लास है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बहुत स्टैंडर्ड लेवल डाला गया है, जैसे आयोग पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें, तो हर एक ऑप्शन में आप सबको 4 क्वेश्चन मिलेगा, है ना, 4 स्टेटमेंट मिलेगा। तो लगभग इस प्रकार से आज हम सब देखेंगे 140 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और उसका फुल एक्सप्लेन देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा-सा जानकारी बता दें कि जो भी स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट वाले हैं या एजीटीए वाले हैं, तो आप यूपी जीके, है ना, तो यूपी जीके प्लस कंप्यूटर का नोट्स आप सब प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सबको कैसे मिलेगा? आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जब जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तब आप उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको एक और बता दें इन्फॉर्मेशन छोटा-सा कि इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर और जीके के नोट्स प्राप्त कर चुके हैं, है ना? उन सबको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है? उनको किसी भी प्रकार की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर आप सब कीजिए, ठीक है? आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। बिल्कुल बात सही है। तो ककोरी कांड में कौन-कौन शामिल थे? इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग शामिल थे, ठीक है? ये तो मेन हेड कौन थे? जो योजना बनाए थे, है ना? ट्रेन को लूटने की, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है? अशफाक उल्ला खान भी थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठीक है? अच्छा, इन दोनों को तो फांसी हुआ था। फांसी तो और लोग को हुआ था, लेकिन इस स्टेटमेंट में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान फांसी हो गया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद उनके चंगुल से बचकर भाग निकले थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार दिए थे, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को। ओके। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या कि ककोरी का 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में के पास ककोरी रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था। बिल्कुल बात सही है। तो ककोरी नामक स्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। और ये घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अच्छा, ककोरी कांड, ककोरी एक्शन प्लान, इसको अभी मतलब कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी बाबा जी, तो इसका नाम बदल दिया, ककोरी कांड ना करके ककोरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टेट नंबर 3 क्या है? यह घटना ब्रिटिश सरकार के खजाने की लूट से संबंधित थी, जिसे आज़ादी के आंदोलन के लिए प्रयोग करना था। बिल्कुल बात सही है। देखिए, ये सब जो भी क्रांतिकारी लोग थे ना, ट्रेन को जो लूटे थे, जो इसमें अंग्रेज़ों का खजाना था, ठीक है? तो इनका मकसद ये नहीं था कि हम सब खजाना को लूट लेंगे और हम सब करोड़पति बन जाएँगे, नहीं। इनका मकसद था कि खजाना को लूटना, और जो भी उसके माध्यम से पैसा होगा, है ना? उसके माध्यम से हथियार खरीदेंगे, गोला बारूद ये सब को खरीदेंगे, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, वो सब का प्रयोग क्या करने के लिए है? भारत को आज़ाद करने के लिए, यूज़ करने के लिए सब किए थे, ना कि अपना उनका कोई अपना स खुद का खुद का उनका ये नहीं था कि मकसद था कि हमें लाभ पहुँचेगा, खुद का लाभ से संबंध नहीं थे, ठीक है? काकोरी कांड के सभी अभियुक्तों को दिल्ली में फांसी दी गई। देखिए, यहाँ पर 2-2 स्टेटमेंट गलत है, 2-2 पॉइंट पे। यहाँ लिखा सभी अभियुक्तों को, नहीं, सबसे पहले सभी को फांसी नहीं होता है। जैसे आपको बताए थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद जी भाग निकले थे वहाँ से, अपने आप को गोली मार लिए थे। और दूसरी बात यहाँ कर रहा है, सभी को दिल्ली में फांसी दिया गया था, नहीं। किसी को गोरखपुर में, किसी को नैनी में, किसी को, है ना, गोंडा में फांसी मिला था, ठीक है। तो ये बात भी गलत है। तो दिल्ली में सबको फांसी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि कथनों पर कह रहा कि सही कथन कौन-सा? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। तो कहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा, तो स्टेटमेंट नंबर आप देख सकते हैं, पहला सही है।
तो दोस्तों ऐसे आप सबको फुल एक्सप्लेन मिलेगा, है ना? तो आप सब दिल दिमाग से पढ़िए, है ना? क्वेश्चन आप सबका यही से आएगा, ऐसे फँसेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो अब देख लेते हैं इसके बारे में, ककोरी कांड के बारे में, है ना? ककोरी कांड किस तारीख को हुआ था? एक तारीख तो सबसे पहले सबको याद होनी चाहिए, 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुआ था? एक स्थान है ककोरी, किसके पास? लखनऊ के पास, ठीक है? और आप जानते हैं अपने ही उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? और ट्रेन कौन-सा था? 8 डाउन ट्रेन, ट्रेन का नाम था ना? और जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटना, 8 डाउन ट्रेन, इसका नाम आप सबको याद कर लेना, ठीक है? इसी को लूटे थे। आगे क्या है, इस इनका उद्देश्य क्या था? खजाना को लूटना, है ना? इनका उद्देश्य था कि सरकारी खजाना को लूट कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, जो कि आप सबको हम बताए हैं, है ना? खजाना को लूटेंगे, उसके माध्यम से गोला बारूद, बम, है ना? और हथियार खरीदेंगे, तो ये सब कहाँ यूज होगा? देश को आज़ाद कराने में। अच्छा, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना? अशफाक उल्लाह खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, है ना? चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए इन तीनों लोग को तो फांसी हो गया था, ठीक है? और चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले थे। और जो योजना के जो बहुत मास्टरमाइंड थे, जो नेतृत्व किए थे, कौन किए थे? रामप्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है? इन्हीं की उपज थी। आगे क्या? प्रमुख क्रांतिकारी, है ना? इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? सबसे पहले तो रामप्रसाद बिस्मिल जी, तो मुख्य योजनाकार, इन्हीं की माइंड की उपज थी ये बात, ठीक है? तो आप सबसे इतना डीप में नहीं पूछेगा कि किसकी उपज थी, तो आप बताएंगे रामप्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खान भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, है ना? तो इन तीनों लोग को क्या हो गया था? फांसी हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और ठाकुर रोशन सिंह भी थे, ठीक है? अब देखिए इतना नाम तो सबको याद है, लेकिन और भी आपको याद करना है, ठीक है? मुकुंदी लाल, इनका भी नाम आपको याद करना है। सचिन नाथ बख्शी, ये भी है, सचिन नाथ सन्याल नहीं है, सचिन नाथ बख्शी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो जब आयोग कठिन क्वेश्चन बनाता है ना, तो आप जो नाम नहीं सुने होते ना, वही उठा के देता है, ठीक है? इसमें देखिए चंद्रशेखर आज़ाद सीधे गिरफ्तार नहीं हुए थे, और उनको और फांसी लखनऊ के जेल में हुई थी, ना कि दिल्ली में। सॉरी, यहाँ देखिए मिस्टेक है। चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब इनके कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है गिरफ्तार नहीं हुए थे डायरेक्ट, ठीक है? वो भाग निकले थे। और जो वहाँ पर बोला गया था कि मतलब फांसी कहाँ हुआ था? दिल्ली हुआ था, नहीं, फांसी दिल्ली में नहीं हुआ था ना? तो ये भी बात, ये पूरा लाइन गलत है, ठीक है? किसी को गोरखपुर में फांसी हुआ था, है ना? गोंडा में, नैनी में, इतने जगह पे फांसी हुआ था, ठीक है? फैजाबाद में। तो ये लाइन आप सबको करेक्ट करवा कर हम दे देंगे, ठीक है? पीडीएफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सही कथन आपको पहचानना है, ठीक है? तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है ना? इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बहुत आसान है याद करना, 2525, ठीक है? जो राज्य के पश्चिम से पूरब तक बहती, बिल्कुल बात सही है। बिजनौर से प्रारंभ करती है, बलिया से निकलती है ना? और पहला तो सही है, ठीक है? कह रहा कि घाघरा नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, क्या बात सही है? नहीं। देखिए यमुना जो नदी है ना, उसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ना कि घाघरा नदी का, ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती, बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं कि जो प्रयागराज है, जिसको कुछ समय पहले इलाहाबाद बोलते थे, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है अदृश्य है, ठीक है? यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, और जहाँ पर महाकुंभ का मेला भी लगता है, अभी आप सबने हाल ही में देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, स्टेट नंबर 4 क्या है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है, ठीक है? नहीं, यहाँ देखिए गंगा नदी में मिलने का मतलब गंगा की सहायक नदी है, ठीक है? ये जो चंबल नदी है ना, ये यमुना नदी में मिलती है, ना कि गंगा नदी में, ठीक है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना नदी की, ठीक है? तो 4 भी गलत है, आप सबका कौन सा गलत है? 4, 2 गलत है और 4 गलत, तो 1 और 3 आपका सही है। तो 1 एंड 3 कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि जो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, ना कि यमुनोत्री ग्लेशियर से।
अब यमुना नदी के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल अभी आप सबको बताए हैं कि कहाँ से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना। अच्छा, एक पर्वत है, इस पर्वत को याद कर लीजिए ना, बंदार पुंछ पर्वत, ठीक है, जो हिमालय की श्रेणियों में स्थित है। पर्वत आपसे पूछा जाए किस पर्वत के पास से निकलता है, तो बंदार पुंछ पर्वत से, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी समुद्र तल तल से 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह स्थान। और यमुना नदी की लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चाप का भी निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ मान लेते सहारनपुर है ना, ऐसे ऐसे आता है एकदम, तो यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाता है। सबसे बड़ा चाप का निर्माण कौन करता है, यमुना नदी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है, आप जानते हैं यमुनोत्री स्थान का उत्तराखंड में निकलती है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर अंत में प्रयागराज में, जो कि पहले क्या बोला जाता था, इलाहाबाद, गंगा नदी में क्या होता है, मिल जाता है। तो इतने इतने स्थानों से होकर बहती है यमुना नदी। आगे क्या है, इसके प्रमुख शहरों से प्रभावित, किस किस शहरों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो यमुनोत्री स्थान तो उत्तराखंड में है ही, पौड़ी गढ़वाल है ना, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यमुनानगर है ना, हरियाणा में, दिल्ली, मथुरा, ये आप सबको याद होना चाहिए, मथुरा है ना, मथुरा में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। आगरा, जो आगरा का ताजमहल है, किस नदी के किनारे है, यमुना नदी। इटावा, इटावा में भी कौन सा नदी बहता है, यमुना नदी, है ना। और यहीं इसी के पास चंबल नदी आके यमुना नदी में मिल जाता है, इटावा के पास से, ठीक है। और प्रयागराज में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सब ध्यान से देखिएगा। सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैराथन है, डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड पेपर का ना डिटेल में ही पूछा जा रहा है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल नदी है ना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सा, चंबल नदी है ना। उसके बाद बेतवा, फिर काली नदी, फिर हिंडन नदी, फिर सिंध, और उसके बाद के नदी। ये सब सहायक नदी किसकी है, यमुना की सब सहायक नदी है, ठीक है। अब इस पर देख लेते हैं कि कौन कौन से बांध बने हैं यमुना नदी पर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि ताजवाला बैराज कहाँ, किस नदी पर, कहाँ पर है, हरियाणा में, किस नदी पर बना है, यमुना नदी पर। ओखला बैराज कहाँ है, जो कि दिल्ली के करीब है ना। तो किस नदी के ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के करीब है, ठीक है। तो ओखला जो नोएडा है ना, नोएडा के पास स्थित है, ठीक है। ये दिल्ली के पास, आप यहाँ नोएडा भी कर सकते हैं, ठीक है। और हथनी कुंड, ये तो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है, यमुना नदी पर, है ना। और गंगा यमुना का लिंक नहर भी बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, जब आप ऐसे पढ़ेंगे फुल डिटेल में ना, तो आप सबको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और जो केवल टिक वाला पढ़ते हैं तो उनके लिए अब वो समय नहीं है, ठीक है। अब वो ट्रेंड चला गया बहुत दूर कि क्वेश्चन को पढ़ो, टिक लगाओ, आगे निकलो। अब ऐसे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कह रहा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य रासलीला मुख्यतः वृंदावन और मथुरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासलीला कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो मथुरा और वृंदावन का जो क्षेत्र है ना, आप कह सकते हैं जो कृष्ण भगवान का जो एरिया था, जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ सब कौन सा नृत्य होता है, रासलीला, ठीक है। नौटंकी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य शैली, बिल्कुल बात सही, ये भी बात सही है ना। जैसे कानपुर हो गया, हाथरस हो गया, ये सब नौटंकी यहाँ सब बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ऐसे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होता है। कह रहा कि चाऊ नृत्य उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक कला नहीं, ये जो चाऊ नृत्य उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। ये जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया ना, इधर ये सब होता है, ठीक है। तो तीसरा गलत है।
ददरिया गीत भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बिल्कुल बात सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ददरिया गीत कहाँ प्रसिद्ध है? भोजपुरी क्षेत्र में, है ना? ऐसा नहीं कि भोजपुरी के बिहार में बोली जाती है, नहीं, जो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। जैसे बनारस हो गया, आजमगढ़ के कुछ क्षेत्र हो गया, गोरखपुर का कुछ क्षेत्र हो गया, है ना, बलिया, चंदौली, तो यहाँ सब भी बोला जाता है भोजपुरी। ऐसी बात नहीं कि केवल बिहार में बोला जाता है। तो सही कथन की बात किया था, तो पहला और दूसरा और चौथा, 1, 2, 4, तो आप सबका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही है, तो आप सब देख सकते हैं। और छऊ नृत्य कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? झारखंड, उड़ीसा की लोक कला है, ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो रिहंद बांध है मिर्जापुर में नहीं है। ठीक है, तो रिहंद बांध तो रिहंद नदी पर है, ये तो बात सही है। ठीक है, और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है ना? लेकिन ये मिर्जापुर में बोला कर रहा कि मिर्जापुर जिले में है, जो कि मिर्जापुर जिले में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, कह रहा कि सॉरी सॉरी, ये जो रिहंद नदी किसकी नदी? सोन की सहायक नदी है। ठीक है, हमने ऊपर मिस्टेक कर दिया था। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की, है ना? आगे क्या है यहाँ पर? देखिए पहला तो गलत है। ठीक है, कर कि माता टीला बांध यमुना नदी पर बना है, क्या बात सही? नहीं, माता टीला बांध यमुना नदी पर नहीं बना है। ठीक है, तो किस नदी पर बना? बेतवा नदी पर। कर कि घाघरा नदी सरयू नहर परियोजना का निर्माण किया गया, तो बिल्कुल बात सही है। तो घाघरा नदी को ही अब किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा सही हो गया, तो और दूसरा सही है और चौथा सही है, 2, 4, तो 2, 4 किस ऑप्शन पर है? सी ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर गलत है, बी नहीं रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माता टीला डैम कहाँ पर बना है? बेतवा नदी पर। ठीक है, ना कि यमुना नदी पर। जो भी है करेक्शन करवा के आप सबको दे देंगे PDF, है ना? क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में भीमताल और नैनीताल दोनों झीलें तराई क्षेत्रों में स्थित है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना तो भीमताल और ना तो नैनीताल। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नैनीताल आप जानते हैं एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के निर्माण के माध्यम से हुआ था, है ना? नैनीताल झील एक प्राकृतिक झील है, ये तो सही है। ठीक है, तो नैनीताल झील क्या है? एक प्राकृतिक झील है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद जलाशय स्थित है, ये भी बात सही है ना? रिहंद जलाशय है, जो कि रिहंद डैम बनाया गया है ना? कह कि नरौरा बैराज गंगा नदी पर बुलंदशहर में स्थित है, क्या बात सही है? बुलंदशहर में है गंगा नदी पर, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो 4 आपका सही है और 3 आपका सही है और 2 आपका सही है। ठीक है, 2, 3, 4 कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नैनीताल झील ये स्वयं में एक प्रकार का एक स्टेटमेंट सही है अपने आप में। ठीक है, ऐसा नहीं कि नैनीताल झील उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में है, और जहाँ भी है वो कैसा झील है? प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फुल एक्सप्लेन। तो नैनीताल भीमताल दोनों कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि आप सब अगर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, तो आप सबको मतलब GK भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सब बहुत सतर्क रहिएगा। तो नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह झील टेक्टोनिक उत्पत्ति से मानी जाती है, जिसका निर्माण भूगर्भीय हलचलों से हुआ है। इस झील के चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसका आकार एक नयन के समान है। नयन आकार है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नैनीताल। देखिए नैनी, ना से नयन, ना से नैनीताल। ठीक है, आंख का आकार होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? नैनीताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से मिलती है, क्या बात सही है? देखिए जो उत्तर प्रदेश की सीमा है ना,
9 राज्यों से नहीं होता है। इसके बारे में आप सबको डिटेल थोड़ा बता दें, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा ना 8 राज्यों के साथ मिलती है, ठीक है? एक यूटी के साथ मिलती है, यूनियन टेरिटरी, जो कि दिल्ली है, और एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि क्या है, नेपाल है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आप बताएंगे 10, ठीक है? क्योंकि 8 तो राज्य हो गया, एक तो यूटी हो गया, दिल्ली हो गया, और एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है। तो 8 9 10, तो कुल कितने यूटी अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा बनाता है, 10 के साथ। लेकिन अगर आपसे राज्य खाली पूछा जाए, यूटी ना पूछा जाए, तो आप बताएंगे 8। अगर आपसे यूटी पूछा जाए तो आप बताएंगे 1। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछेगा तो आप बताएंगे 1, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से मिलती है। अगर यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देता तब तो सही रहता, केवल राज्य बोला, जो कि गलत है, ठीक है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ी है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अगर आपको ऐसे कह देते है ना, केवल नेपाल से जुड़ी है, सही है? तो बिल्कुल बात सही है। एक ही ऐसा देश है नेपाल, जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री बनाता है, ठीक है? और कितने राज्यों के साथ टच करता है, 7 राज्य, सॉरी 7 जिले के, जो नेपाल है उसको टच करते हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले, ठीक है? आगे क्या, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, मध्य प्रदेश के साथ कितने जिला साझा करता है, 11 जिला, ठीक है? ये भी बात सही है। तो दूसरा सही था, पहला आपका गलत था। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई कितना, 3600, लगभग कितना, लगभग दिया है ना, 3500 कुछ था, तो लगभग 3600 यहाँ पर है, ठीक है? लगभग सीमा की लंबाई का मतलब जैसे जितने भी राज्य है, यूटी है ना, उनकी जो सीमा बाउंड्री बनाता है लगभग कितना, 3600 किलोमीटर। ये भी बात सही है, लगभग में, ठीक है? तो 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 कहाँ पर, 2 3 4 सी ऑप्शन पर है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है, ठीक है? और एक अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें तो इंटरनेशनल सीमा किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। वो भी उत्तर प्रदेश के कितना जिला टच करता है नेपाल को, 7 जिला, ठीक है? वही जो सब तराई क्षेत्र वाले हैं, है ना? अब उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जिसके साथ सीमा बनाता है ना, वो कौन सा, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है ना? अच्छा, उत्तराखंड से कितने राज्य को टच करता है, 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, एक ही केवल मात्र यूटी है, दिल्ली, जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। और राजस्थान हो गया। अच्छा, राजस्थान के साथ कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के सीमा बनाता है, एक तो आगरा है, एक तो मथुरा, केवल 2 ही ज़िले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा, ठीक है? और मध्य प्रदेश के साथ कितना ज़िला बनाता है, 11 ज़िला उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। और बिहार से भी कितना ज़िले सीमा बनाता है, 7 ज़िले। उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है? कह रहा कि उत्तर प्रदेश का देवबंद नगर इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बात सही है ना? देवबंद कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर में, है ना? जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है ना? किसके साथ बनाता है सीमा, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देवबंद सहारनपुर जिले में स्थित है, देखिए मिल भी गया, ठीक है? यह संस्था 1857 के विद्रोह के बाद 1866 में स्थापित किया गया। तो जाहिर सी बात है, इसका डेट आप सबको याद कर, देवबंद जो शिक्षा संस्थान बना था, कब बना था, 1866, आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो इसके बाद ही तो है, ये भी बात सही है।
कह रहा कि दारुल उलूम ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की पढ़ाई को भी अपनाया था। देखिए, ये बात तो कुछ सही है ना? विज्ञान की पढ़ाई एक जो बात है, एक गलत है। विज्ञान की पढ़ाई को नहीं अपनाया था, लेकिन आधुनिक शिक्षा था, जैसे कंप्यूटर वाला की बात किया गया था, ठीक है? लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के लिए गलत है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर? ए ऑप्शन पर, ठीक है? विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए नहीं बना था। तो दारुल उलूम एक पारंपरिक इस्लामी संस्था है जो कि मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना? इसमें विज्ञान विषय शामिल नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या है, कितने डीप में पूछा गया है। ऐसे आयोग आप सबसे फंसाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ललितपुर जिले में देवगढ़ का ऐतिहासिक जैन मंदिर है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। जैसे ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, तो ये भी बात सही है। और केवल ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू धर्म से संबंधित है ना, तो जैन भी मंदिर पाया जाता है ललितपुर में, ठीक है? तो ये भी बात सही है। ये मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन, ठीक है? ये भी बात सही है। देखिए, देवगढ़ में गुप्तकालीन ब्राह्मण मंदिर भी स्थित है, ये भी बात सही है, ठीक है? और फिर कह रहा है कि यह मंदिर यमुना नदी के, नहीं, ललितपुर में कहाँ यमुना नदी बहेगा, ठीक है? किस नदी के? बेतवा नदी आप कहेंगे, बेतवा नदी, ना कि यमुना नदी। तो 4 गलत है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? तो देवगढ़ किसके पास है? बेतवा नदी के पास, ना कि यमुना नदी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आता है। देखिए, ये सब तराई क्षेत्रों में आता है ना, जो कि अगर आप मैप ऐसे बात करें ना, ये जो एरिया है सहारनपुर से लेकर के यहाँ तक महाराजगंज तक, ये सब एरिया को क्या माना जाता है? तराई क्षेत्र माना जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल बात सही है ना? पहले तो सही है। तराई क्षेत्र प्राकृतिक रूप से दलदली और वन समृद्ध है, ये भी बात सही है। तराई क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है, यहाँ सब दलदली एरिया पाया जाता है, ठीक है? और जाहिर सी बात, दलदली एरिया तो वहाँ पर वनों का विकास थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो ये भी बात सही है। इस क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी स्थित है, लखीमपुर खीरी। यह क्षेत्र बागवानी और सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ सघन जनसंख्या थोड़ी नहीं पाया जाता है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, ठीक है? तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर भी पहला सही होगा, 1, 2, 3, है ना? तो यहाँ सघन जनसंख्या नहीं पाया जाता है तराई क्षेत्रों में। देखिए, तराई क्षेत्र वास्तव में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच जिलों में स्थित है, जो कि नेपाल के पास है। नेपाल के पास का मतलब नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है? और तराई क्षेत्रों में आप जानते हैं कि दलदली भूमि पाया जाता है, नमी वनों और जंगली जीवों की उपस्थिति से होती है, हटा, ये भी सही है। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? जो बाघ और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई है। तो क्या बात सही है? कानपुर में है, बिल्कुल बात सही है ना? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, जिसको बोलते हैं HAL हाल, है ना, का इकाई कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है? कानपुर में भारत का पहला सरकारी विमान निर्माण कारखाना शुरू हुआ था। क्या बात सही है? भारत का पहला सरकारी नहीं, कानपुर में नहीं, बेंगलुरु में शुरू हुआ था, ठीक है? कानपुर में तो इकाई है। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है, जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये तो सबको याद होगा, है ना? और कानपुर में परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित है, नहीं, कानपुर में नहीं है, ठीक है? तो कौन सा सही हो गया? पहला और तीसरा सही है, तो 1 और 3, तो कहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? देखिए, परमाणु अनुसंधान केंद्र कानपुर में नहीं है, बल्कि बहुत जगह है ना? अच्छा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो परमाणु से जो विद्युत उत्पादन होता है, कहाँ पर है?
आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत नगर प्राचीन भारत के विद्या केंद्रों में से एक है। तो क्या बात सही है कि जो बागपत का एक क्षेत्र है, एक नगर था बड़ौत, जो प्राचीन काल में विद्या का केंद्र था? नहीं था, है ना। इसका जैसे लोकल नाम है, लेकिन ये प्राचीन काल में विद्या का केंद्र नहीं था, ठीक है। बागपत जिले की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल बात सही है। तो बागपत कहाँ आता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तीसरा स्टेटमेंट है कर कि बागपत को महाभारत काल के व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ये भी बात सही है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत काल में बागपत को क्या बोला जाता है? व्याघ्रप्रस्थ, ठीक है। और एक गंगा नदी बहती है। तो 1 मिनट, बस सही था, ठीक है। तो क्या यहाँ पर गंगा नदी बहती है? नहीं, यहाँ गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। ये बात गलत है। तो कौन सा सही हो गया? तो पहला और चौथा तो गलत, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा कहाँ पर है? ई ऑप्शन पर है। देखिए 2 और 3। तो बड़ौत प्राचीन विद्या का केंद्र नहीं रहा, और बागपत में यमुना नदी बहती है, बल्कि गंगा नदी नहीं बहती। तो कौन सी नदी बागपत से होकर बहती है या किनारे है? यमुना नदी। अभी आपको बताते हैं ना, सबसे बड़ा चाप का निर्माण करती है। तो बागपत हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में है, बिल्कुल बात सही है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है, ठीक है। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी कैपिटल किसको बोला जाता है? सोनभद्र जिले को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डैम है, ठीक है। यहाँ बायोडाइवर्सिटीज पार्क और हाइड्रो पावर प्लांट है, ये भी बात सही है ना। पावर प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सोनभद्र का प्रमुख नदी तंत्र केवल गोमती नदी पर आधारित नहीं, यहाँ कहाँ गोमती नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पर रिहंद नदी बहती है, ठीक है, और बहुत सारी नदी बहती है, लेकिन गोमती नदी नहीं बहती है। गोमती नदी जैसे लखनऊ में बहती है ना। तो ये आपका गलत है, और पहला और दूसरा तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोमती नदी यहाँ नहीं बहती है ना। रिहंद नदी, कन्हार, है ना, कन्हार डैम भी है, और सोन नदी यहाँ बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। तो फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था? 1986 में। 3 ही है ना। आगरा का ताजमहल है, आगरा किला, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी। आगरा का ताजमहल किला कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 1983 में, 83 में, दोनों को। जबकि फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया था? 1986 में। इसका निर्माण अकबर ने कराया था, बिल्कुल बात सही है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था? अकबर। यहीं पर बुलंद दरवाजा भी स्थित है ना, जो कि सबसे ऊंचा दरवाजा है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो निर्माण करवाया था ना, बुलंद दरवाजा, किसके उपलक्ष्य में करवाया था? जब अकबर ने गुजरात अभियान को जीता था ना, तो उसी के उपलक्ष्य में करवाया था। यह स्थान मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, ये भी बात सही है। तो जो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ ना, किसके माध्यम से हुआ? लाल बलुआ पत्थर से। यहाँ पर पार्सियन शैली की वास्तुकला का प्रभाव भी देखा जाता है, क्या बात सही है? जी हाँ, ये भी बात तो सही है। यहाँ पर पार्सियन तो कला का तो देखा ही जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, ठीक है, सब सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी मुगल स्थापत्य का एक अनूठा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, बिल्कुल बात सही है। अब जिसको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर आजाद के नाम से इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। ये पश्चिम बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, भी बात सही है ना। जैसे सारस करें जो आते हैं ना यहाँ पर ठंडी के सीजन में, ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। यह वन्य
जीव अभयारण्य 1984 में स्थापित किया गया था। क्या बात सही है? जी हाँ, ये भी बात सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984 में। यह विहार केवल अप्रैल से जुलाई तक खुला रहता है। ऐसा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं कि अप्रैल से जुलाई तक खुला रहता है ना, हमेशा खुला रहता है लगभग। ठीक है, तो 4 आपका गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, डी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह विहार पूरे साल लगभग खुला रहता है ना, मौसम के अनुसार आगंतुक संख्या बढ़ती घटती रहती है ना, जैसा समय रहता है वैसे लोग आते जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में इटावा लायन सफारी भारत की पहली शेर सफारी है। क्या बात सही? इटावा लायन सफारी नहीं है ना। आप जानते हैं गुजरात का जो गिर वाला है ना, गिर नेशनल पार्क है ना, जहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं, वो आपका है, ना कि इटावा का। ठीक है, तो ये तो गलत है। यह सफारी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया, बिल्कुल बात सही है। इटावा जो सफारी था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें शेरों के साथ साथ भालू और तेंदुए भी देखे जाते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, ये सफारी यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्या बात सही है? जो इटावा जो सफारी लाइन सफारी है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। ठीक है, ये भी बात सही है। यमुना नदी हो गया चंबल नदी। ठीक है, यमुना नदी है, सही है। ठीक है, तो पहला तो गलत था और सही कौन हो गया? दूसरा और तीसरा। यमुना नदी याद कर लेना, चंबल नदी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देख लेते हैं। एक्सप्लेन, एक मिनट, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम ना। उत्तर प्रदेश में इटावा लायन सफारी भारत की पहली शेर सफारी लायन सफारी, सॉरी, भारत की पहली शेर सफारी इटावा लायन सफारी भारत की पहली शेर सफारी नहीं मानी जाती। ठीक है, भारत की पहली जो शेर सफारी माना जाता है कि गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क में स्थापित की गई है ना, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इटावा लायन सफारी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन भारत की पहली शेर सफारी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भीमबेटका शैलचित्र स्थल है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो गलत है। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, जहाँ भी है वहाँ के लिए ये बात सही बोला गया है। ठीक है, बशर्ते उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया, ये भी बात सही है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल है भीमबेटका। ये चित्र स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो मिर्जापुर कहाँ से आ जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। तो कहाँ पर दूसरा तीसरा? ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो बी बन जाएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भीमबेटका शैलचित्र स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और भीमबेटका शैलचित्र को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, तो ये जो बात है ना कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में झांसी महोत्सव वीरांगना लक्ष्मीबाई की याद में मनाया जाता है, ये भी बात सही है ना। कहाँ मनाया जाता है? झांसी जिले में, जिसको बोला जाता है झांसी महोत्सव। और कब मनाया जाता है? फरवरी में। यह महोत्सव हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है। नहीं, जनवरी में नहीं, कब आयोजित किया जाता है? फरवरी में, तो ये गलत है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। कौन सा विभाग करता है? पर्यटन विभाग। इस आयोजन में केवल नृत्य और नाटक की प्रस्तुतियाँ होती है। क्या बात सही है? नहीं, केवल नृत्य और नाटक नहीं, बहुत सारा इसमें प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। कहाँ पर? ए ऑप्शन पर, तो देख सकते हैं पहला और तीसरा। तो इसके बारे में आप सब देख सकते हैं कि झांसी महोत्सव हर साल फरवरी महीने में होता है।
ना कि जनवरी में। और महोत्सव में नृत्य नाटक के अलावा भी होता है, जैसे शिल्प हो गया, भोजन हो गया, है ना, चित्रकला हो गया, ये सब भी कलाकृतियाँ यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। देखिए लैंग्वेज में आप सबको घुमा देगा, है ना। तो देखिए कुंभ मेला 4 स्थानों पर होता है, बात तो सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर होता है, ये बात गलत है। ठीक है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, अच्छा, अब कुंभ मेला को महाकुंभ बोला जाता है और अर्ध कुंभ मेला को कुंभ मेला बोला जाता है ना। तो 12वें वर्ष होता है, बिल्कुल बात सही है। ये भी नाम सरकार ने चेंज कर दिया। ठीक है। अब कुंभ मेला को क्या बोला जाता है? महाकुंभ, है ना। तो जो कुंभ मेला कहिए या महाकुंभ कहिए, तो किस वर्ष होता है? 12वें वर्ष, हर 12 साल पे। और अर्ध कुंभ मेला जिसको अब क्या बोला जाता है? कुंभ मेला, कितने साल पे होता है? 6 साल पे। ये भी बात सही है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में भी कुंभ मेला आयोजित करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है। अब देखिए जो 4 स्थान था ना, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया जहाँ प्रयागराज में मिलता है, और कहाँ लगता है? हरिद्वार में उत्तराखंड में, उज्जैन में मध्य प्रदेश में, नासिक में महाराष्ट्र में, यही 4 स्थान है। ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तो कुंभ मेला जिसको महाकुंभ भी बोला जाता है, अब 4 स्थानों पर होता है, जिनमें से प्रयागराज में एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में है ना। और कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है, लेकिन यह पूरे भारत में होता है, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में, है ना। जैसे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश हो गया, हरिद्वार उत्तराखंड हो गया, उज्जैन मध्य प्रदेश हो गया, और नासिक महाराष्ट्र, इतने चारों स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को बागियों का गढ़ कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो बागियों का गढ़ किसको बोला जाता है? बलिया को। बलिया ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्र शासन की घोषणा किया है, बिल्कुल बात सही है। समांतर सरकार की स्थापना हुआ था ना यहीं पर, तो ये भी बात सही है। मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था, ये भी बात सही है। ठीक है। और चिंतु पांडे बलिया स्वतंत्र सरकार के नेता थे, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए तो सब सही है। ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑल करेक्ट। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि 19 अगस्त 1942 को, है ना, बलिया में स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कर एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया, तो समांतर सरकार बोला जाता है। ठीक है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और माता का नाम क्या था? अभय रानी था। ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या था? अभय रानी। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले को पहले चंद्रवंशी क्षेत्र कहा जाता था, क्या बात सही है? नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो अमेठी जिला है ना, इसको चंद्रवंशी क्षेत्र नहीं बोला जाता था। ठीक है। यह क्षेत्र गांधी परिवार की पारंपरिक संसदीय सीट रहा। अगर एक हिसाब से देखा जाए ना कि जब से भारत आज़ाद हुआ तब से, है ना, तो लगभग आप कह सकते हैं 90% 95% तो सीट किसके पास ही था? कांग्रेस पार्टी के पास। ठीक है। तो बिल्कुल बात सही, कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार, उन्हीं को तो बोला जाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है। अमेठी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको बोलते हैं हाल की इकाई है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर भी है, कानपुर में भी है। ठीक है, आप ऊपर पढ़ भी चुके हो। अमेठी का पूर्व नाम रामनगर था। क्या अमेठी का जो पहला नाम था रामनगर था? नहीं था, ये बात गलत है। ठीक है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन कहाँ पर है? बी पर। ठीक है। आपसे सही पूछा था तो बी लगाएंगे। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि अमेठी जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये नाम आप सब याद कर लीजिए। जब इसे 1 जुलाई 2010 को अलग किया गया था, है ना। अच्छा, इसे कब बनाया गया था? 1 जुलाई 2010, तो आप 2010 में, तो अमेठी कब बना था? 2010 में, है ना। अमेठी का प्राचीन जो नाम
रामनगर नहीं था, है ना। आप सबको बता दिए छत्रपति साहूजी महाराज नगर। और चंद्रवंशी क्षेत्र कहलाना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं। जो चंद्रवंशी क्षेत्र है ना, ये भी इसका भी कोई इतिहास नहीं है कि हम इसको चंद्रवंशी क्षेत्र कहें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अमेठी जिला जो कि गांधीवादी परिवार से संबंधित है ना, किस प्रकार से है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र 1980 से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जो कि भाजपा से संबंधित थे ने हरा दिया, है ना। और 2024 में किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी ने फिर से इस पर जीत हासिल किया, है ना। 2019 का जो लोकसभा वाला सीट था ना, वो किसके पास चला गया था, बीजेपी के पास। फिर अब किसके पास आ गया, फिर कांग्रेस के पास आ गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेठी के कोरबा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की एवियोनिक्स डिवीजन है जो भारतीय वायुसेना के लिए विमान निर्माण में योगदान देती है। यह इकाई 1983 में स्थापित किया गया। ये सन आप सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर वायुयान के जो वायुयान के जो कलपुर्जे है ना, यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बिल्कुल बात सही है ना। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अगर गंगा नदी की टोटल बात करें तो कितना 2525 किलोमीटर, ठीक है। बिजनौर से प्रारंभ होता है और कहाँ पर निकलता है, एकदम पूर्वोत्तर जिला, कौन सा, बलिया जिले से बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि गंगा नदी का जो उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री से होता है। ये भी बात सही है, पहला भी बात सही था। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पहले बिजनौर में प्रवेश करती है, ये भी बात सही है, ठीक है। और गंगा नदी प्रयागराज में यमुना से मिलती है, ये भी बात सही। तो गंगा यमुना का संगम कहाँ पर होता है, प्रयागराज में। तो यहाँ पर सब सही है, तो सब सही है ना। हाँ, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब करेक्ट है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से होता है ना। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3892 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब ये बनती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। तो दोनों नदी का संगम कहाँ था, देवप्रयाग में, है ना, जहाँ से औपचारिक रूप से गंगा कहलाती है। अब जब जैसे भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाता है, ये स्थान देवप्रयाग बोला जाता है। और जब ये सिंगल नदी बहती है ना, इसी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी, ठीक है। आप सबसे पूछ लेगा जूनियर असिस्टेंट वाले में, जीएस में, कि किसके संगम से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, 2525 किलोमीटर, जो इसे भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी बनाती है ना। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है प्रवाह। अब इसका अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो गंगा उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अंत में बंगाल की खाड़ी में गंगा डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा ना, आप जानते हैं सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाता है, समुद्र में मिल जाती है ना। अच्छा, जो गंगा नदी है ना, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में भी बहती है ना, पद्मा नदी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है, आपको पता है बिजनौर में, और निकलती कहाँ से है, बलिया से, ठीक है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीमाबाद के पास प्रवेश करती है। ये लोकल स्थान याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम गंगा नदी की सहायक नदी की बात करें, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, ठीक है। और इसके बाईं ओर की कौन कौन सी नदी है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी बाएं सिरे से है। और दाएं सिरे की कौन कौन सी सहायक नदी है, यमुना, सोन, दामोदर, है ना। प्रमुख अगर हम इसके संगम की बात करें, है ना, कहाँ होता है, गंगा और यमुना और सरस्वती। सरस्वती तो अदृश्य है ना, तो कहाँ पर होता है, प्रयागराज में होता है, जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं।
त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? आपसे यही पूछा जाता है कि त्रिवेणी संगम है कहाँ? तो आप बताएँगे प्रयागराज में। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, है ना? जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। जहाँ सरस्वती नदी आध्यात्मिक संगम भी माना जाता है, जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, बट ये माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी कभी बहती थी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का एकमात्र बाघ अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क है। बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी जिले में। यह रिजर्व पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में फैला। देखिए ये तो बात सही है लखीमपुर खीरी, लेकिन ये पीलीभीत बोल दिया, तो पीलीभीत में नहीं है, केवल कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो ये गलत है। यह बर्फीले बर्फीले तेंदुआ और रेड पांडा पाया जाता नहीं। बर्फीले तेंदुआ और रेड पांडा यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह अभ्यारण्य नेपाल के सीमा से सटा, बिल्कुल बात सही है। तो सही कौन सा हुआ? 1 और 4। तो 1 और 4 कहाँ पर है? डी ऑप्शन पर है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, जिसे 1977 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ये सन याद कर लीजिए, 1977 में, ठीक है। हालांकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन ये 2008 में स्थापित हुआ था और दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अलग चीज़ है। इस संदर्भ में दुधवा को अक्सर उत्तर प्रदेश के प्रमुख और सबसे पुराने बाघ अभयारण्यों में जाना जाता है। बर्फीला तेंदुआ और रेड पांडा हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, न कि दुधवा नेशनल पार्क में। आप कह सकते हैं न कि तराई क्षेत्र में, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क किसका हिस्सा है? तराई क्षेत्र में पाया जाता है ना। दुधवा जो टाइगर रिजर्व है तराई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जो कि निचले हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी और दलदली क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ बाघ, गैंडा, बारहसिंगा, सलाथ, बेयर जैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्फीले जो तेंदुआ होते हैं, जिसको बोला जाता है लेपर्ड, है ना, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश या लद्दाख में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा बर्फ ही ढके रहते हैं ना। और रेड पांडा पूर्वी हिमालय जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। दुधवा का पर्यावरण इन प्रजातियों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब किन प्रजातियों के लिए? रेड पांडा और बर्फीले और तेंदुआ के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब देखें पूरे डिटेल में, है ना, आप सबको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल है। तो दोस्तों इसमें आप सबको हर तरीके से क्वेश्चन मिले, योजनाएं भी शामिल है ना, हर क्षेत्र से क्वेश्चन शामिल किया गया। ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना, आप सब एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को जो भारत सरकार है ना, इसको प्रसाद योजना में इसको शामिल किया गया है ना, जिसके तहत इसका विकास किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखते तो आसान लग रहा कि हाँ ये मंदिर कहाँ पर है? बनारस में है ना। लेकिन पूछ रहा कि गंगा नदी पश्चिमी तट पर, क्या पश्चिमी तट पर है? बिल्कुल बात सही, पश्चिमी तट पर है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। बिल्कुल बात सही है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है कौन बनवाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मंदिर का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है विश्वनाथ द्वार कहा जाता है। ये तो लगभग 99% लोगों का क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, ठीक है। इसका जो प्रमुख द्वार है ना, विश्वनाथ द्वार नहीं कहलाता है ना, ये गलत है। तो ऐसे जैसे विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ द्वार, आसान है कहना लेकिन गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप सबको छोटा लग रहा है, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन बहुत आसान है ना। जैसे अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो किस ऑप्शन पर है पहला, दूसरा, तीसरा? ए ऑप्शन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आयोग है ना, आप सबका जो धार्मिक स्थल है वहाँ से क्वेश्चन बना रहा है ना। तो काशी विश्वनाथ मंदिर
को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है ना, जिसके तहत इसके अंतर्गत मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आप कह सकते हैं इसका विकास किया जाएगा प्रसाद योजना के तहत। महारानी अहिल्याबाई ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था, ये याद कर लेना सन, जिसमें मंदिर का मुख्य ढांचा शामिल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2019 से 2021 के तहत मंदिर परिसर में 4 प्रमुख द्वार है ना। इस कॉरिडोर के माध्यम से कितने द्वार है प्रमुख? 4। और चारों के नाम क्या क्या है? एक का नाम है शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्त द्वार। 4 द्वार है, चारों द्वार याद कर लीजिए, ना कि विश्वनाथ द्वार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। बिल्कुल बात सही है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, और बड़ी, सबसे बड़ी भी है। चंबल नदी घाटी को बीहड़ कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं बीहड़ में डाकुओं का क्षेत्र ना, सुने हैं पहले जब हमारे दादा रहते थे ना, तो बताते थे इसका हिस्ट्री कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डाकू, खूंखार डाकू रहते थे। क्या बात सही है? अच्छा, जो चंबल के किनारे जैसे जो इटावा के क्षेत्र ना, तो आप सब यदि इटावा के हैं तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये भी बात सही। तो चंबल नदी का जो घाटी है ना, बीहड़ मतलब ऐसे, मतलब ऊट पटांग ऐसे मतलब बन जाते हैं। ठीक है, मिट्टी का टीला। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिल्कुल बात सही है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के, है ना। यह नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। नहीं, देखिए यहाँ पर अभी आपका पहला ही है, तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो गंगा नदी से तो मिलेगा नहीं, वो भी ना तो गंगा नदी में मिलेगा ना तो प्रयागराज में मिलेगा। किस नदी से मिलेगा? यमुना नदी से मिलेगा, इटावा के पास से मिलेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी यमुना में इटावा के पास से मिलती है, ना कि गंगा नदी। ठीक है, और चंबल नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो कि गंगा नदी प्रणाली सहायक, जो कि गंगा नदी प्रणाली है, ध्यान देना, कि सहायक नदी यमुना की महत्वपूर्ण उपनदी है। ध्यान देना, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, और यमुना की कौन सहायक नदी है? चंबल नदी, है ना। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, जिसका उद्गम और प्रवाह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विंध्य पर्वतमाला के पास जाना पाव की पहाड़ी है ना, जो कि इंदौर के पास है, से निकलती है। ये पूछा जाता है कि चंबल नदी कहाँ निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर। और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है ना। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें, चंबल की प्रमुख सहायक नदी बामनी नदी है, काली नदी है, सिंध है, सिप्रा है, परबती है। ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है ना। बीहड़ की बात करें, है ना, जो आपको बताए थे, चंबल नदी घाटी अपने गहरे गड्ढे के लिए जानी जाती है, और इनको ही क्या बोला जाता है? गहरे गड्ढे को ही बीहड़। ये बीहड़ मिट्टी के कटाव के कारण बनते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से डकैतों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है ना, जो कि आपको बताए थे। और जैव विविधता की बात करें, है ना, कि इसके कारण जैव विविधता क्या है? चंबल नदी अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा नदी डॉल्फिन जैसी प्रजातियां पाई जाती है इस नदी में, है ना। और चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इस नदी के किनारे स्थापित है, जो इन प्राणियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट भी कहाँ है? चंबल नदी। और जल परियोजना की बात करें, चंबल नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जो कि सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी। तो ये जो बांध है ना, आप सब एकदम रट लीजिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध का किस नदी पे बना है? चंबल नदी पर, है ना। और कोटा बैराज भी इस नदी पर बना है, जो कि राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा बैराज भी किस नदी पर है?
चंबल नदी पर। सांस्कृतिक दृष्टि से क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है? चंबल नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में चर्मणवती नदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद कर ले, इसका ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से है? चर्मणवती, है ना। इसके किनारे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी है, जैसे धौलपुर और कोटा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नगर। तो दोस्तों आप सब देख लिए कि चंबल नदी के बारे में बहुत डिटेल में, है ना। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सबको निकल कर आपके सामने आएगा, जो कि आपके माइंडसेट में बैठ जाएगा। आप सब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स से आप सबको हम फिर से बता दें कि आप सब नोट्स ज़रूर लीजिए, ठीक है। और जब आप सबका पेपर हो ना, जब टाइम हो, तो आप सब एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आप सबको डिटेल में रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो रिवीजन करिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। बस यही है कि काम कीजिए आप। तो नोट से यदि आप पढ़ेंगे कंप्यूटर का यूपीजी की, तो ऐसे क्वेश्चन आप सब ना बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसको मुश्किल लग रहा है सब क्वेश्चन, तो आप सब जूनियर असिस्टेंट वाले, एजीटी वाले ज़रूर नोट्स लें, है ना। कोई ज़्यादा महंगा नहीं नोट्स है, ठीक है। आप सब अच्छे से ले सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में शेषासुरी मार्ग को अब राष्ट्रीय मार्ग 19 कहा जाता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जो शेषासुरी मार्ग था किस नाम से जाना जाता है? NH-19। यह मार्ग ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रैंक रोड का हिस्सा है। ये भी बात सही है, ठीक है। यह मार्ग वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से होकर गुजरता है। ये भी बात सही है। यह मार्ग केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं। जहाँ कहीं केवल वाला शब्द लग जाए ना, वैसे नेगेटिव शब्द होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि ये मार्ग उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि कोलकाता से लाहौर, लाहौर कहाँ? पाकिस्तान तक जाता है। NH-19 वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर जैसे प्रमुख शहरों से गुजरता है। NH-19 उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, जो कि आगरा से कोलकाता तक फैला है ना। इसका क्षेत्र बहुत है, जबकि क्वेश्चन में कहा था केवल उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में केवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको गलत की पहचान करना है। अभी तक तो सही सही आ रहा था, अब गलत कह रहा था। इटावा सिंगसर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है। देखिए ये तो अभी सूची में शामिल नहीं किया है, लेकिन ये लोकल स्थान पर है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। इटावा सिंगसर किस लिए ज़्यादा फेमस है? पक्षी विहार। यह राष्ट्रीय चंबल का अभ्यारण्य का ही भाग नहीं, ये चंबल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यह क्षेत्र दुर्लभ घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात सही है? नहीं, ये पक्षी विहार है ना कि घड़ियाल। यहाँ बंगाल टाइगर की उपस्थिति भी पाई जाती है। ये भी बात गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? तो 2, 3, 4 गलत है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इटावा सिंगसर, जिसे सिंगसर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है और पक्षियों के संरक्षण और अवलोकन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आगे क्या है कि इटावा सिंगसर पक्षी विहार और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य दो अलग अलग संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान में फैला है, ठीक है। और ये जलीय जीवों जैसे घड़ियाल हो गया, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जबकि इटावा सिंगसर एक स्वतंत्र पक्षी विहार है, ठीक है। और क्या है कि इटावा सिंगसर पक्षी विहार का फोकस पक्षियों के संरक्षण पर है, ना कि घड़ियाल के। घड़ियाल संरक्षण के लिए चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में तो पूछा गया है, जो कि इटावा जिले में है, लेकिन ये पक्षी विहार से अलग है, ठीक है। तो लोकल स्थान पर है, ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि आयोग भी ऐसे लोकल स्थान पर पूछ ले रहा है। कौन सा सही है आपकी बताना, सही गलत सही बताना। कर के नवाब सुजाउद्दौला अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। नहीं, ये थोड़ी नहीं था, ठीक है। उसने उसने 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। ये तो बात सही है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके विरुद्ध लड़ा था? अंग्रेजों के। बक्सर की लड़ाई में मुगलों और मराठों की सहभागिता। देखिए मुगल थे, ठीक है, लेकिन इसमें मराठा कहाँ से आ गए? ये बात गलत है, ठीक है।
तो तीसरा गलत है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने अवध पर नियंत्रण सुनिश्चित किया था। क्या बात सही है? तो इस युद्ध देखिए, इसके बाद ये थोड़ी नहीं कि अवध पर नियंत्रण किए थे, कि मतलब जो बक्सर की लड़ाई, जो 1857 की जो लड़ाई हुआ था ना, उसके माध्यम से हुआ था, ठीक है, जब संधि हुआ था, तो गलत था। तो केवल कौन सा सही है? आपका दूसरा सही है, मतलब डी ऑप्शन पर, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो वाजिद अली शाह, है ना, अवध के अंतिम सम्राट थे, याद कर लेना, वाजिद अली शाह। वे 1847 से 1856 तक अवध, अवध मतलब लखनऊ का जो एरिया है, के शासक रहे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। नवाब शुजाउद्दौला 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा। वह बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन में थे, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल मुगल कौन थे? शाह आलम द्वितीय और अवध और बंगाल के नवाब शामिल थे, जो कि कहा था मराठा, इसमें मराठा का योगदान नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश का क्या हो गया था? जीत हो गया था, जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, याद कर लेना कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1765 में, के तहत शुजाउद्दौला को अवध में बहाल किया गया, लेकिन उन्हें भारी शर्तों का पालन करना पड़ा, है ना। ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानें प्राप्त किया और अवध में इलाहाबाद और कोरा, इलाहाबाद मतलब जिसको प्रयागराज, और कोरा शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद और कोरा किसको मिला था? शाह आलम द्वितीय को। शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, ठीक है, और ब्रिटिश सैनिकों को अवध में रखने की अनुमति भी दिया, ठीक। इससे ब्रिटिश का अवध पर प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ गया, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हुआ था। मतलब सेना वना तो रख लिया था उसी के समय, ठीक है, लेकिन इसका जो उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं था। अवध का जो औपचारिक विलय ब्रिटिश में हुआ था ना, तो कब हुआ था? 1856 में हुआ था, ठीक है। तो आप सब जानते हैं विलय नीति के तहत इसको शामिल किया था, ठीक है, जो कि कुशासन का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सही कथन की पहचान करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बांध सोनभद्र जिले में है, सही है, ठीक है। अरिहंत बांध यहाँ का एक सबसे बड़ा डैम है, ये भी बात सही है। रिहंद नदी गंगा की एक सहायक नदी है। अच्छा, रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, ना कि गंगा। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बात गलत है। ये रिहंद नदी गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के लिए प्रसिद्ध है, भी बात सही है। तो 1 2 4, 1 2 4, तो पहला आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है ना, तो सब सही नहीं है, बात गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद का पुराना नाम जोलीगढ़ था, क्या बात सही है? नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है ना, कि अमरोहा को पहले क्या बोला जाता था? जोलीगढ़। अमरोहा अपने ढोलक निर्माण और आम के लिए प्रसिद्ध है, बात तो सही है। अमरोहा यहाँ का इसका ओडीओपी भी शामिल किया गया ना, अमरोहा का ढोलक। और यह नगर सूफी संस्कृत से भी जुड़ा है, बिल्कुल बात सही है। तो सूफी यहाँ पर जो फेमस है दरगाह भी है, ठीक है। अमरोहा गंगा नदी के तट पर नहीं, अमरोहा गंगा नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो कहाँ पर दूसरा और तीसरा? तो ऑप्शन डी पर है, ठीक है, ऑप्शन डी पर है दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अमरोहा गंगा के पास नहीं बसा है, ठीक है। इसका पुराना नाम जोलीगढ़ नहीं रहा, इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित नहीं है, ठीक है। अमरोहा का आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट, अमरोहा का सूफी संस्कृति से गहरा संबंध रहा। यहाँ कई सूफी संतों की दरगाह मौजूद है, जैसे हजरत शाह बिलायत साहब की दरगाह, याद कर लेना, हजरत साहब बिलायत साहब की दरगाह कहाँ है? अमरोहा में, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, करा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से मिलती हैं। अच्छा, ऊपर आप सबको बताते हैं ना 8+1, ये तो एक गलत है, ठीक है। यह एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है।
देखिए वही क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो पहला तो गलत है, ठीक है, इसके बारे में तो आप सबको पता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, गलत है। सिक्किम की सीमा भी नेपाल से लगती है, बिहार की भी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है, ना कि केवल उत्तर प्रदेश का। तो दूसरा भी गलत है। इसकी लंबाई इसकी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, बिल्कुल बात सही है। इसका कहने का मतलब है जो राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को संपर्क में है, ठीक है। ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये भी बात सही है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है, ना कि 9 राज्यों से, है ना। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब राज्य शामिल हैं। आप जानते हैं कि बिहार और उत्तराखंड की सीमा भी किसके माध्यम से लगाता है, नेपाल के माध्यम से लगाता है, ठीक है, जो कि एकमात्र राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है मध्य प्रदेश के साथ, लगभग कितना, 750 किलोमीटर। कुल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था, क्या बात सही है, नहीं। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था ना, मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ, ये तो सही है कि उन्नाव में इनका संबंध था, है ना, इनका भी घर यहीं था उन्नाव में ही, लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता, ये भी बात सही है, 1928 में इसकी स्थापना हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। वे इलाहाबाद और प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे, बिल्कुल बात सही है ना। कहाँ पर अपने आप को गोली मार लेते हैं, अल्फ्रेड पार्क में। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम राम प्रसाद बिस्मिल, क्या बात सही है, देखिए तो गलत है ना, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं था ना, चंद्रशेखर तिवारी इनका जो असली नाम था। तो सही की बात करें तो दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कहाँ पर, बी पर है, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था, ठीक है। उनका असली नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा में हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। यह टाइगर रिजर्व उत्तराखंड सीमा से सटा है, ये भी बात सही है। यह बर्फीले तेंदुओं के लिए जानता है, गलत है। यह क्षेत्र शारदा नदी बहती है, ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। 1 2 4, 1 2 4 कहाँ, ए ऑप्शन। देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बर्फीले तेंदुआ नहीं पाया जाता है, बल्कि बंगाल टाइगर यहाँ मिलता है, अन्य प्रजातियों के भी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। 33 क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को रामायण काल से जोड़ा जाता है, बिल्कुल बात सही है ना। जब भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ था यहीं से, है ना। इसे भगवान राम का वनवास कालीन निवास स्थल माना जाता है, ये भी बात सही है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है, ये भी बात सही है। मंदाकिनी नदी यहाँ बहती है, चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। तो सब सही है, तो सब सही का मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, ठीक है। चित्रकूट धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन हट गया, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही रिमूव हो गया, उजाला योजना था, सॉरी उज्ज्वला योजना था, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में था क्वेश्चन, ही शायद नहीं लगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्लेन दिया उज्ज्वला योजना के बारे में, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना, इसमें था कि उज्ज्वला जो योजना है ना, कब शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में, है ना, 1 मई 2016 को। तो मोदी जी ने कहाँ शुरू किए थे, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से, ठीक है। और ये जानते हैं कि इसमें जो ग्रामीण और शहरी दोनों को कवर करता है उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है।
और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गया, आप सबको बता दिए क्या था एक्सप्लेनेशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया था। बिल्कुल बात सही है। 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू किया था। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2017 में शुरू किया। नहीं, देखिए यहाँ दोनों गलत है, 2017 में नहीं और मोदी जी ने नहीं। कब शुरू हुआ था? 2018 में योगी जी ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय शिल्प और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो बात सही है। वाराणसी की साड़ी और रेशमी वस्त्र के लिए चिन्हित किया गया। तो ODOP दिया किसका? बनारस की जो रेशमी साड़ियाँ हैं। तो पहला तीसरा सही है, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बादा जिले में केन बेतवा लिंक, कौन सा है? केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। देखिए लिखा है पहली, ये सब आपको वर्ड पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहीं पर गेम खेल लेता है आयोग। तो आपको बता दें, जो बादा जिले में स्थित केन बेतवा लिंक परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। सबसे पहले जान लीजिए किसके बीच है? यूपी और MP के बीच में। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, और ये भारत की पहली भी है, ध्यान देना, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के, जैसे केन बेतवा लिंक ऐसे परियोजना नदी से बढ़ तो उसको बड़ी नहर के माध्यम से इसको ऐसे जोड़ दिया जा रहा है। तो पहले एकदम सही है, पहली है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा ये परियोजना चलाया जा रहा है। कह रहा कि ये परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच विवाद का कारण भी बनी है। बात सही है। देखिए जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट होगा तो कोई ना कोई तो विवाद तो उत्पन्न होगा किसी बात को लेकर ना। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो विवाद का कारण जो बना था ना, दोनों के मध्य पानी के बंटवारे को लेकर बना था। किसको लेकर? पानी के बंटवारे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विवाद भी साल में भी हो जाता है ना, ऐसा तो थोड़ी नहीं रहता कि विवाद होने के कारण एक प्रोजेक्ट बंद हो जाए। विवाद था, बात सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है और जिसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद रहा, इसलिए दोनों कथन सत्य है और कथन 2 की एक्सप्लेन भी करता है 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, दुधवा नेशनल पार्क भारत के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां बाघ और एक सींग वाले गैंडे दोनों की उपस्थिति है। बात सही है। देखिए, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है ना, जो कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, और किसके संरक्षण के लिए है? बाघ और एक सींग वाले गैंडे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि ये पार्क नेपाल के नेपाल के निकट स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में आता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बात सही है। देखिए कह रहा कि नेपाल, आप जानते जो लखीमपुर खीरी है ना, तो नेपाल का तो तराई क्षेत्र है ही। ठीक है, तो जो अच्छा एक बात और आप ध्यान दीजिए, जो लखीमपुर खीरी है ना, वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? देखिए उतना दूर है लेकिन वो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। अभी इसके बारे में इसका प्रॉपर्टी बताए हैं आप सबको, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ बाघों के साथ साथ किसका संरक्षण होता है? एक सींग वाला गैंडा, है ना,
और ये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसको बोलते हैं हॉल, है ना, संयंत्र भारत में फाइबर जेट निर्माण की आधारशिला है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है, अमेठी में खोला गया है ना। तो यह संयंत्र भारत में पहली बार स्वदेशी तेजस विमान का उत्पादन करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों सही हो जाएगा, तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कौन सा बन जाएगा? सी। तो देख लेते हैं जो अमेठी में हाल का भी पूरा नाम आपसे देख लिए हैं का संयंत्र तेजस जैसे लड़ाकू विमान के निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। संयंत्र की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की पारिजात नामक पौराणिक वृक्ष को विश्व का सबसे प्राचीनतम वृक्ष माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना। आप जानते हैं कि जो आयोग है धार्मिक स्थल से क्वेश्चन तो जरूर पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन, है ना। तो आप जान लेते हैं ये जो पारिजात वृक्ष है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई सौ वर्ष का है, हजारों वर्ष से माना जाता है कि इसका जो ये जो वृक्ष है ना, लगभग हजारों वर्ष का पुराना वृक्ष है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बाराबंकी जिले में स्थित है। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट सही है, सबसे पुराना वृक्ष ही माना जाता है। पूरी दुनिया का एक ही वृक्ष है ही पारिजात वृक्ष। ये वृक्ष बाराबंकी जिले में स्थित है, बिल्कुल बात सही है, और इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। आप सब भी थोड़ा इसका स्टोरी भी जानते होंगे ना, जो श्री कृष्ण भगवान जी इसको पुष्प लाए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक ही पारिजात वृक्ष है, कहाँ पर? बाराबंकी जिले में। तो यहाँ पर भी 2 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारिजात वाला, क्योंकि बहुत फेमस है। आप सब कभी सर्च कीजिएगा गूगल या यूट्यूब पर, तो आप सबको मिल जाएगा इसका पौराणिक कथा। ठीक है, बाराबंकी जिले के अगर आप सबको और अंदर पूछेगा ना तो गांव पूछ लेगा, तो गांव कौन सा? किंतूर गांव, याद कर लीजिएगा। स्थित पारिजात वृक्ष को लेकर मान्यता है कि यह महाभारत काल से जुड़ा है और इसे पांडवों द्वारा लगाया गया माना जाता है। इसे विश्व का एक पौराणिक वृक्ष भी माना जाता है। पूरे विश्व की बात हो रहा है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सब सर्च करके देख लीजिएगा, फिर भूलेगा नहीं। जब आप सब एक बार यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे, उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आयोग पूछ भी सकता है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कचनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, को बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्या बात सही है? अच्छा बताइए, आप सबने इतना वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े थे, क्या कहीं कचनार मिला था आप सबको? नहीं मिला था ना। तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कचनार। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कर कि यह अभ्यारण्य विंध्य पर्वतमाला के समीप स्थित है और जैव विविधता में प्रसिद्ध है। देखिए इसका संबंध उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा है ना, इसलिए ये भी गलत है। और जहाँ भी होगा तो चूंकि उत्तर प्रदेश में है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ई। तो वैसे भी आप सबके पेपर में पूछता है कि किसी अन्य स्टेट का पूछ लेगा और उसको उत्तर प्रदेश से रिलेट कर लेगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कचनार अभ्यारण्य अस्तित्व में नहीं है। बाघ संरक्षण के लिए दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। ये सवाल भ्रम फैलाने के लिए बनाया गया है ताकि परीक्षार्थी सतर्क रहें, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा देखिए बहुत लोग मार कर आएंगे, कोई ना कोई कहेगा तो हाँ सही है। इस प्रकार से आप सबको कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, जो आप सबको कंफ्यूज करते हैं, जैसे आयोग करता है। जैसे ये भी देखिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश की चिन्हट महल
चिन्हट महल जानते हैं? चिन्हट महल का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में आ जाएगा लखनऊ, तो चिन्हट प्रसिद्ध है, को लखनऊ के ऐतिहासिक महलों में से एक माना जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया ना तो ताकि आपको लगे हाँ एकदम क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्या बात सही है? अच्छा बताइए, आप सब इतना महल, इतना नहर, इतना नदी पढ़ लिए हैं, क्या चिन्हट महल कभी अस्तित्व में आया था? नहीं। देखिए कोई भी चिन्हट नाम का कोई भी महल नहीं है। ठीक है, ये सब फेक है। चिन्हट नाम से जानते हैं, हाँ लखनऊ में स्थित है, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ हो सकता है लखनऊ में ही हो। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, कोई चिन्हट महल है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात एकदम गलत है। ये महल गोमती नदी के, देखिए जब चिन्हट महल है ही नहीं तो गोमती नदी कहाँ से बस जाएगा? ठीक है, तो ये भी बात है एकदम गलत है। चिन्हट महल नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्वेश्चन देखिए ऐसा फ्रेम किए हैं ताकि आप सबको एकदम 100% रियलिटी लगे, हाँ कोई चिन्हट महल होगा जो हम नहीं पढ़े हैं, बहुत डीप में पूछ लिया है आयोग। ठीक है, तो ऐसा आपको फील होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई चिन्हट नाम का कोई महल स्थित नहीं है। देखिए चिन्हट महल लखनऊ में है, चिन्हट महल लखनऊ में है लेकिन गोमती नदी, देखिए बात गलत है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। चिन्हट नाम का कोई महल लखनऊ में नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप सबको एक्सप्लेन बता दिए हैं, थोड़ा आंसर में एक्सप्लेन में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको हम करेक्ट करवा कर पीडीएफ में डलवा देंगे। ठीक है, कह रहा कि सिंधु जल समझौता उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दा है। क्या बात सही है? देखिए आजकल इसका बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। लेकिन जो सिंधु जल समझौता है ना, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य ये है ना विवाद है। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना थोड़ी नहीं है, ये भी आपका गलत है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल विभाजन किया गया था, ये भी बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत। ठीक है, तो केवल क्या रहेगा इसमें सही? दूसरा रहेगा सही, केवल दूसरा। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर संचालन किया जा रहा, ये भी बात सही है। कह रहा कि यह पार्क उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और नेपाल, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों सही है और इसके बारे में आप सबको बता चुके हैं। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर चला गया था। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुंभ मेला से। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला है। सही है, कब मिला था? 2017 में, है ना। कह रहा कि कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार प्रयागराज में लगता है। क्या बात सही है? कुंभ मेला 3 साल में थोड़ी नहीं लगता, केवल पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुंभ मेला को कब मान्यता मिला था यूनेस्को द्वारा? 2019 में। ये देखिए डेट एक बार हम चेक कर लेंगे ना, वैसे 2000 मेरे समझ से 2017 है, तो आप सब बताइएगा कब है। ठीक है, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, कितने साल पे लगता है? 12 साल में लगता है ना कि 3 साल में। अर्ध कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 6 साल पे। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को श्री कृष्ण भगवान के बचपन और युवा अवस्था का केंद्र माना जाता है। ये तो बात सही है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में प्रमुख रूप से वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन नगर शामिल है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक, तो दोनों सही है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे धार्मिक क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है तो आगे भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप सबको ऐसे डिटेल में पता होना चाहिए। ब्रज क्षेत्र को श्री कृष्ण भगवान के जीवन के हर महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है
और इसमें कौन कौन शामिल है? वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन के आसपास क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि उत्तर प्रदेश में नैनी झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। यह इलाहाबाद के पास स्थित है। क्या बात सही है? देखिए इतना झील आप सबने पढ़ा, क्या कहीं नैनी झील मिला आपको? नैनी झील कहाँ? उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो गलत है। नैनी झील का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे पवित्र झील के रूप में पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। ये तो बात सही है, ठीक है, लेकिन ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो केवल दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। कितना क्वेश्चन? 20, है ना। उत्तर प्रदेश का महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और यह मेला हर बार हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। बहुत लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे 12 जो महाकुंभ मेला हर साल 12 साल में एक बार, हाँ इतना पढ़ते ही इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि यह मेला हर बार हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। क्या हमेशा हरिद्वार में लगता है? क्या नहीं, हमेशा हरिद्वार में नहीं लगता है। तो पहला गलत हो जाएगा। महाकुंभ मेला के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। बिल्कुल सही है। यह और यह मेले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। तो देखिए कुल कितने जगह पर महाकुंभ मेला लगता है? 4 जगह पर। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था जो कि बोला था कि हर बार हरिद्वार में लगता है। तो यहाँ पर खाली कौन सा हो जाएगा? बी स्टेटमेंट। ठीक है। तो महाकुंभ मेला देखिए कितने बार में। अर्धकुंभ मेला कितने साल में लगता है? 6 साल में। और महाकुंभ मेला कितने साल में लगता है? 12 साल में। ठीक है। तो इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि उत्तर प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या बात सही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सबको ना लॉजिक टेस्ट करने के लिए डाला जाता है ना, ताकि आप सब एकदम कंफ्यूज हो जाए। देखिए जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला है, ये तो बात सही है यहाँ तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका संबंध, ये बात एकदम गलत है क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो ये आपका गलत है। ये गुफाएं भारतीय प्राचीन और चित्रकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इनका संबंध भारतीय आदिवासी संस्कृति से है। ये सही है। ठीक है। दूसरा सही है, पहला क्या है? गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक। तो केवल क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, बी कर लीजिएगा। आगे क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के काशी महल, कौन सा महल है? काशी महल को काशी महल को काशी में भगवान शिव के मंदिर के रूप में जाना जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए काशी, उत्तर प्रदेश के काशी महल को काशी में भगवान शिव के मंदिर के रूप में जाना जाता है। क्या बात सही है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए जो काशी महल है, जो भगवान शिव की जो काशी मंदिर है, क्या उसके रूप में काशी महल को जाना जाता है? ये भी देखिए ऐसे क्वेश्चन है। देखिए काशी नाम का कोई महल है ही नहीं सबसे पहले अस्तित्व में। ठीक है। ये बात एकदम क्या गलत है। तो काशी इतना महल आप सब पढ़े, क्या काशी महल आपको कभी पढ़े थे? अब जो नहीं पढ़ेंगे, जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सोचेंगे लगता बहुत डीप में पूछा गया, आज तक इसको तो पढ़े ही नहीं है। ठीक है। तो काशी महल कोई महल नहीं है। ठीक है। काशी महल को विश्व प्रसिद्ध काशी की विश्वनाथ मंदिर से जोड़ा जाता है। देखिए काशी महल को विश्व प्रसिद्ध जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, क्या इससे अटैच किया गया है? नहीं। जो काशी महल कोई है ही नहीं तो अटैच क्या करेंगे? और ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। काशी नाम का कोई महल नहीं स्थित है, ई हो जाएगा, दोनों गलत। काशी महल का उल्लेख उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में नहीं होता है।
ठीक है, ये तो फेमस है। काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? बनारस में है, ठीक है, काशी में है। ये आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का कचनार वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण का एक प्रसिद्ध क्या कचनार उत्तर प्रदेश में है? नहीं, उत्तर प्रदेश में कचनार नहीं है, ठीक है। ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, ये भी बात गलत है ना, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो क्या लखीमपुर खीरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि आप सब जो जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, रिजर्व हैं, बाघ रिजर्व है ना, चिड़िया है, ये सब आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा किले को यूनेस्को द्वारा विश्व के धरोहर के रूप में मान्यता मिला है, ठीक है। और निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। और किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के। तो दोनों बात सही है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सब इसमें पता देख लेते हैं थोड़ा। आगरा किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये मुगल काल की एक प्रमुख संरचना है और कहाँ पर है? आगरा में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय जलप्रपातों में एक प्रमुख स्थान है। बिल्कुल बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जिले में है ना। चित्रकूट जलप्रपात का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इसे रामायण में वर्णित स्थानों में से एक माना जाता है। ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि चित्रकूट जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है और इसे भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक माना जाता है। अच्छा, अच्छा, जो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जो जिला है ना, रामायण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है ना। और अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, चित्रकूट जलप्रपात का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये रामायण काल में भी वर्णित स्थानों में से एक है ना, जहाँ भगवान राम ने कुछ समय बिताए थे, इसलिए इसको रामायण सर्किट में भी इसको शामिल किया गया है ना। उत्तर प्रदेश के भीलवाड़ा जिले को सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। अच्छा, बताइए, जो 75 जिला आप सबने पढ़ा है, क्या 75 जिले में कोई भीलवाड़ा, वैसे नाम से भी आप सब जान सकते उत्तर प्रदेश का है ही नहीं। ये कहाँ का है? राजस्थान का जिला है, ठीक, गलत है। इस जिले में सिंचाई परियोजना के तहत कई जलाशय और नहरों का निर्माण किया गया ताकि सूखा की समस्या को नियंत्रण में किया जा सके। तो बात सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है ना, ये जहाँ का भी है वहाँ के दृष्टि से बात सही बोला गया है, तो उस हिसाब से सही कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नज़र में ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल के रूप में माना जाता। अच्छा, क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म वृंदावन में हुआ था? कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था ना, तो पहला आपका गलत था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बचपन के समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का दर्शाने वाले मंदिर स्थित है जो अत्यधिक लोकप्रिय है। ये तो बात सही है, ठीक है। तो यहाँ खाली कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला आपका क्या है? गलत है, ठीक है। तो बी केवल सही हो जाएगा, ठीक है, बी। आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण के बचपन और युवावस्था के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के जन्म स्थान नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। तो वहाँ वृंदावन में तो उनका युवावस्था बीती थी ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, करक उत्तर प्रदेश में आधुनिक किले की सूची में रानी की बाव को शामिल किया गया है।
ये भी देखिए क्वेश्चन आप सबका बहुत इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का आधुनिक किले में रानी की बाव है। रानी की बाव का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। रानी की बाव एक प्रसिद्ध प्राचीन वाव है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ये बात गलत है ना? रानी की बाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका मकसद यही कि जितने भी किले हैं, फेमस किले, आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, रानी की बाव यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर है ना? और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो दोस्तों सब उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जहाँ पेंटिंग से लेकर प्राचीन खनिज तक के प्रमाण मिले हैं। तो खनिज तो बात सबको समझ में आता है, हाँ ठीक है खनिज मिलता है, लेकिन ये पेंटिंग वाला सिस्टम में यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आयोग पूछता है। देखिए आप सब भी जो भी क्वेश्चन हो रहा है, आयोग ने धार्मिक रिलेटेड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या बन जाएगा आप सबको पता है? यहाँ पर देखिए ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, लगभग हर जगह हर जिले में एक खनिज के प्रमाण मिले। ठीक है, लेकिन पेंटिंग वाला जो प्रमाण मिला है ना, पेंटिंग से लेकर खनिज तक, ये सोनभद्र जिला में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। हाँ अच्छा, सोनभद्र कितने राज्य को स्पर्श करता है आप सब बताइए? देखिए इधर बिहार को भी स्पर्श करता है, ठीक है, झारखंड को भी स्पर्श करता है ना, और मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है, और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इकलौता जिला ऐसा है यूपी का। सोनभद्र जनपद को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा प्रदेश सबको पता होगा ना, ऊर्जा राजधानी किसको बोला जाता है? सोनभद्र जनपद को। यहाँ रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में अनेक प्राचीन चित्रकलाएं की गुफा पाई जाती है। रॉबर्ट्सगंज इसका जो है ना मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज, जिसमें लखनिया दरी की गुफाएं प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट, कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिज भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को वन गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन से ऐसे जनजाति जिसको वन गुर्जर के नाम से जाना जाता है? ये थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थारू हो गया ना, एक दो जनजाति से क्वेश्चन विशेषकर पूछा जाता है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर खीरी है ना, बहराइच, पीलीभीत और इधर गोरखपुर हो गया ना, यहाँ सब निवास करती हैं। ये स्वयं को राणा वंश का वंशज मानते हैं। ठीक है, इनकी संस्कृति नेपाल से जुड़ी मानी जाती है और इन्हें वन गुर्जर भी कहा जाता था। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या था? वन गुर्जर, गुर्जर ने गुर्जर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर? देखिए एक आध क्वेश्चन तो आसान रहेगा है ना, जैसे आयोग करता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे चाहे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहे, किसको बोला जाता है? औद्योगिक राजधानी कानपुर को। ठीक है, तो कानपुर को कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें स्थापित थी और ब्रिटिश काल में औद्योगिक राजधानी के रूप में भी विकसित हुआ था। ठीक है, हालांकि वर्तमान में इसकी औद्योगिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही है ना, अब तो यहाँ कुछ कम हो गया है ना, पहले यहाँ कपड़ा मिलें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है? आप जानते हैं चंदौली जिले में कौन है? राजदरी और देवदरी जलप्रपात है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है ना। आपसे ये भी पूछा जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ? चंदौली जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। पहला भी है उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा। यह पर्यटन और पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। राजदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, राजदरी किस नदी पर है? चंद्रप्रभा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हस्तिनापुर स्थित है और जिसे महाभारत कालीन नगरी माना जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है हस्तिनापुर, ये भी बहुत आसान है, सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, मेरठ में। अब इसके बाद अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आसान था। हस्तिनापुर मेरठ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है। इसे महाभारत में कुरु वंश की राजधानी बताया गया है। यहाँ खुदाई में कई प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है जहाँ पर 400 ईसा पूर्व से पूर्व बुद्ध की प्रतिमाएं, अशोककालीन स्तंभ तथा कुषाण काल की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो इसे उत्तर भारत के सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध स्थलों में से एक बताई जाती है। देखिए यहाँ आप सबको कई की पॉइंट आप सबको निकल कर आया ना। तो सबसे पहले क्या निकल कर आया, अशोककालीन स्तंभ, ठीक है, सर्वास्तिम तो है नहीं, अशोककालीन स्तंभ, ठीक है। और कह रहा कि प्राचीन बौद्ध स्थल, प्राचीन है ना, जहाँ बौद्ध जी ने पहला उपदेश भी दिया था। तो कौन सा हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सारनाथ। सर्वास्तिम कोई अशोक का स्तंभ नहीं है, ठीक है, तो संकेशम नहीं, पिपरवम नहीं है, तो सारनाथ इसका बन जाएगा। देखिए सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। और ये मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक के स्थापत्य कला मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक स्तंभ, धर्म राज का स्तूप तथा धार्मिक स्तूप आदि इसके प्रमाण हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद नीति को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक जिले में पारंपरिक शिल्प उत्पाद या सेवा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लक्ष्य रखा। देखिए सबसे पहले ODOP की बात करें, 24 जनवरी 2018, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 24 जनवरी 2018 को हुआ था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, वो एक जनपद एक उत्पाद योजना, यही योजना ही है, ठीक है। इसी के तहत किसी विशेष वस्तु को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य हर जिले की पारंपरिक पहचान को आर्थिक विकास से जोड़ना, जैसे भदोई का कालीन है ना, इसको भी ODOP के अंतर्गत रखा गया। वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ है ना, मुरादाबाद का पीतल का सामान। ऐसे 75 जिले का ODOP आप सब याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है, जहाँ हर वर्ष छठ पर्व पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, और यह स्थल बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। ये देख, और जिसे धार्मिक पर्यटन में शामिल किया गया। देखिए सबसे पहले आपको याद हो गया होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ है, बलिया जिले में, ठीक है। और यहाँ पर छठ पर्व के उत्सव पर मतलब लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ये बलिया जिले में कहाँ है, भरौली में, एक स्थान है बलिया जिले का, भरौली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आयोग पूछ रहा क्वेश्चन, आप सब मत देखिए, डरिए। ये देखिए एक क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टेटमेंट आप सबको निकल कर आ रहा है, ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा, सामना करना पड़ेगा। बलिया जिले के भरौली गांव है ना में सूर्य मंदिर स्थित, जहाँ छठ पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ना, अत्यधिक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं। यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पौराणिक मान्यताओं से आज खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम अंदर जा के पूछ रहा है ना। और हर वर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान सूर्य भगवान की आराधना हेतु एकत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को प्राचीन काल में कान्यकुंज के नाम से जाना जाता है, और त्रिकुटियों का केंद्र तथा गुप्तोत्तरकालीन भारत की राजनीतिक राजधानी के रूप में भी विख्यात थी, है ना, गुप्त काल में राजधानी था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसी को नाम से आप समझाने, कान्यकुब्ज किसको कहा जाता था, कन्नौज को, ना, इत्र नगरी, ठीक है। तो ये सब आप सबको तो याद ही होगा। देखिए पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। आगे क्या है तो देख सकते हैं,
कि कन्नौज को प्राचीन काल में कान्यकुब्ज कहा जाता था। ठीक है, यह हर्षवर्धन और गुर्जर प्रतिहार राजाओं की राजधानी भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा में। फिर उसके बाद कन्नौज को बनाया। ठीक है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह नगर त्रिकुटियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि त्रिकुटियों का में कौन कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसका सम्मेलन, इसका मिलन स्थल भी कन्नौज को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कौन सा सही है ना? सही आपको बताना है। कह रहा कि राप्ती गंगा में नदी में मिलते नहीं, राप्ती गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा नदी को नेपाल में शारदा नहीं, काली नदी को बोला जाता है। ठीक है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी नहीं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाता है। ठीक है, और सोन नदी झांसी जिले में निकलती नहीं, सोन नदी झांसी से नहीं निकलता। इसमें सही कौन सा? जो गोमती नदी गंगा की बाईं सहायक नदी। देखिए, बहुत लोग तो खाली सहायक नदी जानते होंगे, लेकिन किस ओर की सहायक नदी है? बाईं ओर की। ठीक है, तो वैसे आप सबको फंसा सकता है क्वेश्चन। देखिए, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, और वाराणसी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जबकि घाघरा को नेपाल में काली गंडकी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सप्तपुरी में से एक पवित्र नगर माना जाता है और वहाँ काशी पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा है? तो ये सब आप सब नाम से भी जान गए होंगे। ठीक है, काशी पंचकोसी परिक्रमा कहाँ होता है? वाराणसी में होता है ना। काशी कहाँ पर? बनारस में ही है। ठीक है, ऐसे की पॉइंट से आप सब आंसर को निकाल सकते हैं, नहीं तो खोजते रहेंगे आंसर। वाराणसी को सप्तपुरी मतलब मोक्षदायिनी 7 नगरों में प्रमुख स्थान है। इसे काशी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पंचकोसी परिक्रमा लगभग 88 किलोमीटर लंबी होती है, जो श्रद्धालु के रूप में कार्तिक मास में करते हैं। यह स्थान भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रतिवर्ष माघ मेला आयोजित किया जाता है? ये तो सबका सही होगा, है ना। प्रयागराज, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। ठीक है, देखिए कि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। कुंभ और अर्धकुंभ के अलावा हर साल माघ मेला लगता है, जिसे लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर भारत का मक्का कहे जाने वाले प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान में है? मतलब एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किस सूफी संत की दरगाह को उत्तर भारत का मक्का, जैसे मक्का मदीना होता है ना, तो ऐसे मतलब उत्तर भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा नगर में, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ये थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो उसका नाम भी पूछ लेता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने यहाँ संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी और बाद में उन्होंने यह भव्य दरगाह बनवाई। इसे उत्तर भारत का मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों में यहाँ श्रद्धा का केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी जिसे उत्तर भारत की गंगा यमुना के संगम का प्रतीक माना जाता है लेकिन ये अदृश्य मानी जाती है? तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ठीक है, आप जानते हैं कि इलाहाबाद में तो होता संगम तीनों नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती।
तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, ऐसे यही आपसे पूछे कि त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो प्रयागराज में। गंगा और यमुना अदृश्य के रूप में मिलती है, जबकि सरस्वती को अदृश्य, अदृश्य मतलब इसका मतलब दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। धार्मिक मान्यता है कि सरस्वती भूमि के नीचे बहती है और संगम में मिलती है, जिससे यह स्नान को विशेष पुण्यदायक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण कालीन भरत कुंड, ठीक है, तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये फैजाबाद, जो कि अब इसका नाम क्या बन गया है, अयोध्या में, अयोध्या बन गया, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है भरत कुंड। भरत कुंड वह स्थान है जहाँ भरत ने श्री राम की पादुका को राजगद्दी पर रख कर राज्य का संचालन किया था। ये स्थल अयोध्या के निकट स्थित है और रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन सा मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और यहाँ वार्षिक सूर्य मेला भी आयोजित किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, बलिया का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, बलिया का सूर्य मंदिर। तो देख लेते हैं कि बलिया का सूर्य मंदिर में क्या खास बात है। तो बलिया जिले में सूर्य देवता को समर्पित, अच्छा एक क्वेश्चन आगे ऊपर भी आता ना, लेकिन पूछने का तरीका अलग था, समर्पित है, जहाँ हर वर्ष छठ पूजा और सूर्य महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यह धार्मिक स्थान धार्मिक है और यह सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो आप सब कर लेंगे, एक बार पूछा गया था ऊपर ही। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था जहाँ उनके परिनिर्वाण हुआ था। देखिए अगर एक क्वेश्चन नहीं पूछता परिनिर्वाण, इसी से सब लोग आंसर पकड़ लेंगे, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछता कि अंतिम उपदेश कहाँ, प्रथम उपदेश तो सबको पता सारनाथ में, लेकिन अंतिम उपदेश किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो परिनिर्वाण लिखा ना, इसी के माध्यम से आप सब पकड़ लिए होंगे, आशा करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि कुशीनगर में ही महात्मा गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण का मतलब होता अपना शरीर त्याग किए थे, ठीक है। कुशीनगर वह जिला है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम शब्द कहे और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप बना हुआ है और यह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि रामायण में वर्णित चित्रकूट जो भगवान श्री राम का वनवास कालीन प्रमुख स्थल था, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये कहाँ पर है, चित्रकूट, ये तो आसान है, सबको पता है, ठीक है। चित्रकूट, देखिए चित्रकूट वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास का लंबा समय बिताया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन भी माना जाता है, पवित्र भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को मोक्ष नगरी तथा अमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तो मोक्ष नगरी कहाँ पर है, आप सब बताइए। ये कहाँ है, बाबा की नगरी बनारस में, ठीक है। तो मोक्ष नगरी किसको बोला जाता है, बनारस को। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मृत्यु को मुक्ति प्रदान करने वाले मानी जाती है। इसे अमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह भूमि है जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु को भी पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम चारों धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल एक ही जनपद में स्थित है, वह कौन सा है। मतलब कह रहा कि वह कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पर चारों धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। तो वह अपना सबसे कम साक्षरता वाला जिला मतलब श्रावस्ती, ठीक है। तो सबको पता चल गया होगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो श्रावस्ती धार्मिक सहिष्णुता और बहुधार्मिक तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। यह गौतम बुद्ध की प्रमुख क्रियाशील स्थली भी रही है। यहाँ हिंदू,
मंदिर, जैन तीर्थ, सूफी दरगाह भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सबने सब क्वेश्चन को अटेंड किया है ना। तो आशा करते हैं आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।